Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So today we discuss part 14 of our current affair with MCQ. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो है मिल्क टी अलायंस। तो देखिए सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि मिल्क टी अलायंस किस तरीके से है, बट ये आपके कंप्यूटर साइंस सेक्शन से रिलेटेड है, इस वजह से ये अलायंस आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता था कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी और उसके जितने भी सपोर्टर्स थे वो सोशल नेटवर्किंग को लेके जिस तरीके से एक अपनी अथॉरिटी सेटअप करते जा रहे थे, तो उसके अगेंस्ट एक अलायंस बना था जिसको कि मिल्क टी अलायंस कहा गया। अब आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या याद रखना है, पहली बात तो कि ये जो मिल्क टी अलायंस था ये किसके थ्रू बनाया गया था, तो ये थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग इन तीनों ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट आपका ये पॉइंट हो गया। और दूसरा आपको याद रखना है कि ये किसके अगेंस्ट किया था, तो अथॉरिटी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट एंड हिज सपोर्टर्स के अगेंस्ट ये बना था। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब आपको देखिए एक चीज़ इसमें याद रखना है कि मिल्क टी अलायंस है, इसमें एसएस टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप अपना एक तरीके से जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम कुछ चीज़ों को रिलेट करके ऑप्शन को टिक कर भी देते हैं, तो ये आपके दिमाग में उस टाइम नहीं आ पाएगा। ऊपर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंटरनेट से रिलेटेड ये चीज़ है। तो इंटरनेट यूज़र्स जो थे थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग के, उन्होंने ये अलायंस फॉर्म किया था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपको मिल्क टी अलायंस के याद रखने हैं। दूसरा आ जाते हैं कि ये जो मूवमेंट थी क्या ये एक फॉर्मल मूवमेंट थी या फिर इनफॉर्मल मूवमेंट थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट यूज़र्स थे उन्होंने इस अलायंस को बनाया था। तो अगर एक सिंपल यूज़र्स, अब मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसमें जितने भी घर है उन्होंने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म कर दिया, तो वो कोई एक फॉर्मल करैक्टर तो नहीं आ जाएगा, वो आपने अपनी मर्जी से मतलब कि एक तरीके से फॉर्म किया है। तो ये जो है ये एक इनफॉर्मल मूवमेंट है, ये आपको अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें ज़रा सा भी पार्टिसिपेशन नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके अगेंस्ट द चाइनीज ट्विटर यूजर्स, अगेंस्ट थाईलैंड जो भी वो इंसल्ट किया करते थे। तो दिस इज अ सोशल नेटवर्किंग प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वर्ल्ड वाइड हेल्प। ये भी आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और कंप्यूटर आपके एग्जाम के लिए कितना ज़रूरी है ईपीएफओ के लिए, ये आपको मैं कई बार बता ही चुकी हूँ। तो देखिए आईआईटी बॉम्बे जो है उसने एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है जिसको नाम दिया गया है वर्ल्ड वाइड हेल्प का, जिसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी लोग हैं अभी इस टाइम रह रहे हैं अपने घरों में, उसमें सीनियर सिटीजन्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स भी हो सकते हैं, तो अगर उनको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए होती है हेल्पर्स से, हेल्पर्स कौन है यहाँ पे, डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए वर्ल्ड वाइड हेल्प जो है इसको बनाया गया है। ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये जो WWH प्लेटफॉर्म है इसको एक ऐप या फ़ोन से आप यूज़ करेंगे और इसमें क्या होता है कि कोई भी डेडिकेटेड नंबर है इस पे कॉल किया जाएगा, उनसे उनका इनपुट बेसिक डाटा पूछा जाएगा, जैसे कि उनकी नीड क्या है, उनकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएगी और फिर उनको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा। ये जो फ़ोन नंबर होगा किसका होगा, एक डॉक्टर का होगा जिससे वो हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रजिस्टर किया जाएगा नंबर, मतलब कि जो प्राइमरी हेल्पर होगा, प्राइमरी हेल्पर क्या है कि देखिए क्या है कि एक तो हो गए हमारे सीनियर डॉक्टर्स, एक हो गए जूनियर डॉक्टर्स जो जस्ट अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आए हैं बाहर। तो ये जो डॉक्टर्स हैं जिनको कि अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट वो बेसिक जो ट्रीटमेंट चीज़ें हैं उनको डील कर सकते हैं, तो उनको बनाया गया है प्राइमरी हेल्पर। ये जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, फिर मेडिकेयर प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इनसे आप बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ये आपको डील करेंगे। अगर ये डील नहीं कर पाते तो ये फिर जाएंगे सीनियर डॉक्टर्स के पास, आपकी प्रॉब्लम को फॉरवर्ड करेंगे, जिनको कि सेकंड लेवल ऑफ हेल्पर कहा गया है। तो ये जो WWF बनाया गया है इसका आपको याद रखना है कि आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है इसको, और किस चीज़ के लिए बनाया, ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो देखिए इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बोर्ड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, बल्कि आज मैंने करंट अफेयर्स में वो क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि आपका एक जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाए। और एक चीज़ और की है ना, ये मेरी मिस्टेक है कि मैं वीडियो बनाते बनाते बस आपको समझाती रह जाती हूँ और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देती जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं। तो देखिए हर लेक्चर की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर होती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर PDFs भी मिलेंगी
मिलेंगी और बाकी जो रिसोर्सेज है वो भी मिलेंगे। और उसके साथ हमारी आज 2 वीडियोस और आएंगी। एक डेवलपमेंटल इशू की आएगी 2-3 घंटे बाद, उसमें एक जल अभियान के बारे में बताया गया है। हालांकि वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ईपीएफओ और यूपीपीसीएस तीनों के लिए कॉमन वीडियो है। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको, हमारा बिल्कुल भी ये एजेंडा नहीं है कि हम थंबनेल पे कुछ भी लिख के आपको सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए काम की चीज़ नहीं है। हम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी ये अनएथिकल मीन्स को नहीं करेंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तभी मैं थंबनेल के ऊपर उसको मेंशन करूँगी, वरना मैं मेंशन नहीं करूँगी। तो अगर यूपीएससी ईपीएफओ उसके ऊपर लिखा हुआ है तो सच में वो आपके काम का है। मैं एज सच किसी भी कंटेंट में आपका नहीं डालूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि डेवलप किया गया था एक एक्ट के थ्रू, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी होती है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कि वो किस टाइप की बॉडी है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के अंदर इसको बनाया गया था। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके लिए देखिए इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मैं बता दूं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है जो हमारे साथ कनेक्टेड है, पहले तो सॉरी गाइस कि मैं नहीं ला पा रही कंटेंट हिंदी मीडियम के लिए, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हिंदी हो सके आपको बता सकूँ। तो देखिए इंडिजिनस क्या होता है कि जो हमारी ही कंट्री के अंदर चीज़ें बन रही है, टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी और चीज़ है, उसको हम इंडिजिनस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया जाए और कमर्शियलाइजेशन किया जा सके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि मच वाइडर एप्लीकेशन जो टेक्नोलॉजी का है वो हमारे इंडियन स्फीयर से ही हो सके। उसके बाद रोल एंड फंक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटरप्राइजेज है उनको एंकरेज किया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को बनाए। और उसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको एक गाइड किया जा रहा है कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए, उसके लिए उनको हेल्प भी की जाती है। तो यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है या फिर जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट तो फिर भी एक बार हम सोच सकते हैं कि प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, बट ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट बोर्ड है तो उसमें हम सिंपली यही सोचेंगे कि यार अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं, पर ये वाला जो पॉइंट है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर आज का डिस्कस करते हैं संयम के बारे में। तो संयम क्या है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको कि पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। देखिए इस टाइम इतने ज़्यादा ऐप्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, और इसी में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब वो पेपर देने जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज करते रहे, ताकि छोटे छोटे पॉइंट से आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो है पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है, जो उनका मिशन है स्मार्ट सिटीज़ मिशन, उसके अंडर। और यहाँ पे बेसिकली जितने भी होम क्वारंटाइन सिटीजन्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि क्या वो घर में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो जितने भी सिटीजन्स हैं जिनको कि क्वारंटाइन किया गया है, अगर वो अपने घरों को छोड़ते हैं तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तभी अलर्ट मिल जाएगा एक, और जो लोकल वार्ड होगी या फिर जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो तभी फैमिली में विजिट करेगा कि आप बाहर क्यों गए थे, और उसके उनको समझाया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस चीज़ को, कि क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो चलिए मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था कि हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज अ ग्रेट सेंटिनल। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑप्शन है उसमें ए है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है महात्मा गांधी, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड डी है सुभाष चंद्र बोस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कैथी कृपंदन रेड्डी। सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट यार मुझे थोड़ा सा टफ लगा आपका नाम, तो मैं पेज पे लिख के बैठी हूँ अपने सामने कि मैं सही से प्रोनाउंस कर सकूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई होप कि आप ऐसे ही आंसर करते रहेंगे, एंड वेलकम टू टॉपर्स टॉप फैमिली। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, आंसर कीजिए, एंड आई विश कि आप जल्दी से जल्दी अपना एम अचीव करेंगे। और उसके साथ जो पीयूष सिंह है, आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बट आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं टॉपर्स टॉप फैमिली के साथ, तो थैंक यू, आप आंसर भी करते हैं, और हम कोशिश भी करेंगे कि हम हिंदी कंटेंट ला सके आपके लिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बी महात्मा गांधी है वो सही ऑप्शन है, जिसको कि कई बच्चों ने सही आंसर किया गया है। तो इसमें मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को द ग्रेट सेंटिनल कहा था,
उसके अलावा आपको रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड और क्या बातें जाननी चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक तो याद रखना है कि 1913 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर, और इनकी जो एक कलेक्शन था गीतांजलि जो थी, जो इन्होंने लिखी थी, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि उन्होंने ही विश्व भारती जो था उसको फाउंड किया था। विश्व भारती आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज अगर मैं नवंबर 2019 के बारे में आपको बताऊं तो उस टाइम करंट अफेयर के अंदर विश्व भारती था। तो ये जो था बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है विश्व भारती, जो कि शांति निकेतन के अंदर प्रेजेंट है नियर कोलकाता। और इसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया कि महात्मा गांधी जो उन्होंने ग्रेट सेंटिनल कहा था। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ईपीएफओ के अंदर भी पूछे जाते हैं आपके फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। तो उन्होंने अपना जो नाइटहुड था जो उनको इंग्लैंड से मिला था उसे रिटर्न कर दिया। तो ये वाले पॉइंट्स आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में याद रखना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है कि विद रेफरेंस टू प्रसाद स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सेकंड स्टेटमेंट है इट एनहांस टूरिस्ट अट्रैक्टिवनेस इन अ सस्टेनेबल मैनर बाय डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बीचेस इन द कंट्री। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट सीक्स टू प्रमोट लोकल आर्ट कल्चर हैंडीक्राफ्ट क्यूजन्स एटसेट्रा। तो आपके पास ऑप्शन है ए इज 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 1 2 and 3 एंड डी इज 3 ओनली। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए प्रसाद स्कीम जो है मैं आपको 3 बार मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और प्रसाद स्कीम को मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है 1 and 3 वो सही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है और इसका बेसिकली प्रमोशन किया जाता है लोकल आर्ट कल्चर और जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जिस भी मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड उनको प्रमोट किया जाता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्टिवनेस बनाई जाती है ना सस्टेनेबल मैनर बाय डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन बीचेस इन कंट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल प्रसाद मैंने कैसे बताया था कि रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे बीचेस का जो है कोई कंसर्न नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट 1 and 3। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो प्रसाद स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो कि 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें कि जो पिलग्रिम साइट्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर डेवलप किया जा सकता है ताकि जो रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर उसको और एनहांस किया जा सके। उसके बाद आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसका डायरेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, मतलब कि जो भी ऐसी साइट्स है उधर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ज़्यादा हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके बाद जो है टूरिस्ट अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है सस्टेनेबल मैनर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से, बट रिलीजियस डेस्टिनेशन में, ना कि बीचेस के ऊपर। और ये वाला पॉइंट हमने देख ही लिया था जो हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो ए इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सी यूएनडीपी एंड डी इज वर्ल्ड बैंक। तो एक बार इसके वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका सही ऑप्शन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अगेन मैं भूल गई थी बोलना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की जो क्या करती है बेसिकली पब्लिश करती है इन एसोसिएशन विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट, जो कि बेसिकली क्या पब्लिश करती है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। तो यहाँ पे देखिए जो जीआई रैंकिंग्स है वो 80 इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब 80 चीज़ों को पहले देखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर इस इंडेक्स को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हो गई या फिर जो इंटरनेशनल पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है, इन सभी को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डाटा क्वालिटी फोरम इज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग। ए इज
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, सी इज नीति आयोग एंड डी इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके डन। तो देखिए इसका डी ऑप्शन जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो सही है। हालांकि ये हो सकता था कि सॉरी तो ये हो सकता था कि डाटा क्वालिटी को देख के आप स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या सेंटर स्टैटिस्टिक को भी कर सकते थे, पर यहाँ पे मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इसको लिया जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए जो ICMR है, और ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ICMR इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो डायरेक्टली ICMR से क्वेश्चन आप पूछ के UPSC इस तरीके से इंटरलिंक करके आपसे चीज़ें पूछ सकता है। तो ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये पार्टनरशिप में आते हैं पॉपुलेशन काउंसिल के, और उसके बाद नेशनल डाटा क्वालिटी फोरम को पब्लिश करते हैं। तो जो नेशनल डाटा क्वालिटी फोरम है वो बेसिकली साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड इनिशिएटिव होते हैं, जितने भी ग्लोबल एक्शन या फिर जो पीरियोडिक वर्कशॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं डाटा रिलेटेड, उनसे लर्निंग्स लेके उसको पब्लिश करता है। और उसके बाद जो है जितना भी क्वालिटी डाटा होता है हेल्थ स्टडीज़ में लेके या फिर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के थ्रू लिया जाता है उसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अब आपके लिए है, कल आपको इसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट इज पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइन एज, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ए ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेकंड ऑप्शन है जर्मिनेशन टू पोलन ऑफ पोलन ग्रेन, सी इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल एंड डी इज विजिटिंग फ्लावर बाय इंसेक्ट्स। तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, उसके बाद कल अनाउंस किया जाएगा जो इसको फर्स्ट टाइम आंसर कर रहा है और बिल्कुल सही आंसर कर रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।